ठीक है तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, गुड इवनिंग उमेश जी, वीके त्यागी जी, सबको गुड इवनिंग। मेरा नमस्कार सभी को, सभी भाई लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। बिल्कुल आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तरीके से चलेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चालू करते हैं और आ जाओ। तुम जुड़ रहे हैं अभी तो। हाँ बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। 312 पे अपन ने रोका था। चालू करते हैं। प्लाक मैक्यूल पैक्यूल व्हील। आंसर फ्लैट डिस्कलेशन स्किन और 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कभी नहीं बोलते हैं, लेस देन 2 सेंटीमीटर बोलेंगे मैक्यूल। ठीक है ना, मैक्यूल को जो है लेस देन 2 सेंटीमीटर बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें समझने की होती है। व्हील आपको पता है, जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में होता है। ठीक है, 303 का व्हील। ठीक है, मैक्यूल इसका आंसर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से आप कंफ्यूज मत हो जाना। लेस देन 2 सेंटीमीटर है, उसी को मैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर होगा तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली यही होगा। प्लाक बड़ा होगा, तो मैंने बताया था मैक्यूल पैप्यूल पेटिची ये सारे है। ओके, आगे बढ़े अपन। गर्मा में एक आधा क्वेश्चन आता है, चलो ये पढ़ते हैं अपन। सोनोग्राफी फिनोमिनन इज, क्या चीज है सोनोग्राफी फिनोमिना? हाइपोग्लाइसीमिया फॉलोड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया फॉलोड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया की नॉर्मल ब्लड शुगर, रिएक्टिव हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए क्या होता है, ये सोनो का इफेक्ट है ना, रात को होता है। आपको बता दें, रात को शुगर पेशेंट है, आराम से आप ये छोड़ दो। आपको तो सिर्फ एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हाइपरग्लाइसीमिया है। रात को खाना वाना खा के सोए, दवाई लेके सोए, तो रात को 3 बजे तक आते आते जो है शुगर डाउन हो जाती है। फिर लीवर से बोलती है भाई और जनरेट करो। ठीक है, अब लीवर क्या है, जनरेट करता है कि ये सोचता है कि भाई अरे और शुगर बनानी है और तो सुबह जो फास्टिंग है वो बहुत ज्यादा आती है। इसको सोमोगे इफेक्ट बोलते हैं। अब आप विश्वास नहीं करोगे, परिवारों में सबके आर्टिकल डायबिटीज हो गई, तो डॉक्टर ये पहले के 5-7 दिन ये बोलता है कि 3 बजे उठ के आप देखना कितनी शुगर है। और जो रात वाली जो ग्लाराजिन अपन स्टार्ट करते हैं, भाई सुबह तो लिस्प्रो चलती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, रात को क्या है ग्लाराजिन स्टार्ट करते हैं लॉन्ग एक्टिंग। वो इसी के कारण सोमोगी इफेक्ट में जो प्रॉब्लम ना है, और सुबह फास्टिंग है वो जो नॉर्मल है। जो रोज रात को तो बोला रैंडम भी ठीक आती है, लेकिन फास्टिंग बहुत तेज आ जाती है, तो ये इसमें इसके कारण आती है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है फॉलोड बाय हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फिर वापस जो है शुगर बढ़ता है, फिर वापस है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत क्लिनिकली क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा इसका। ओके, 315 का ए। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं हमेशा कि हाँ हमारी फास्टिंग बहुत ज्यादा आती है। चलो, सैटेलाइट लीजन इज सीन इन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेटस। इसका आंसर बताओ। वो सैटेलाइट होते क्या है? क्लस्टर सेल्स होते हैं हर एक में। का पीएम का एग्जाम हुआ है उसी की समझा नहीं मैं। पीएम का एग्जाम हुआ उसकी है, अच्छा। ठीक है, वो दिनेश जी बोल देंगे अगर वैसे नहीं। बाकी तो सबको आंसर वाली तो लगभग ये तो मिल ही गई होगी, ये तो कल ही करवा दी थी अपन ने। लेप्रोमेटस। ठीक है, और बताओ, और बताओ। ट्यूबरकुलोइड है कि लेप्रोमेटस है? हम्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर दूं? और बताओ बताओ बताओ। आने दो आने दो। ये तो दो आप। सही है। और बाटी थी सही दे रहे हैं। चलो लगा दें इसका आंसर 316 पे। आपके कहने पे लगा रहा हूं मैं। ठीक है, इसका आंसर जो है सैटेलाइट है। ठीक है, क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। 317 ये यार दिख जाता है। चलो, एंजाइम रेज विद इन आवर्स ऑफ एमाइन लास्टिंग फॉर 2-3 days। तो से वो एक आपको पता है ना, प्रोपोनिन आई प्रोपोनिन टी कितने से कितने तक रहता है सीपीके। और सीपी की खास बात क्या है, ये मोर स्पेसिफिक क्यों है? ये क्या है कि चेस्ट जरूरी नहीं चेस्ट पेन हो। विदाउट चेस्ट पेन, विदाउट चेस्ट पेन भी तो होते हैं ना एमआई। डायबिटीज में होते हैं विदाउट चेस्ट पेन एमआई। ठीक है, तो ये जो है सीपीके, इसका लास्टिंग 2 से 3 दिन तक इसका रहता है। पीक 12 घंटे पे पीक आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, ये हो गया आंसर इसका, स्पेसिफिक है। ठीक है, आई वगैरह तो मसल से रिलेटेड, तो इसका 319 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। बिल्कुल साइलेंट अटेंडेंस, सही बात। साइलेंट है। ठीक, क्योंकि कभी भी पूछ लेते हैं भाई, न्यूरोपैथी हो जाती है इसका सीपी के। आगे बढ़ते हैं। ये वापस देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहे हैं, इसलिए अपन को पकड़ के रखना है। पार्किंसोनिज्म में अगर ड्यू टू क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ क्रोमियम, मैग्नीशियम। अच्छा, क्रोमियम किसमें होता है ये बता दो। और या मतलब मतलब एक क्रोमिक इंजेक्शन, मतलब कि अपन जो ले लेते हैं, अगर ये ले लेते हैं इसका एक्सपोजर हो जाए क्रोमियम का, तो क्या होता है? आंसर तो लिखा हुआ है मैंगनीज, आप पार्किंसन में लिख दोगे। ठीक है, और इसके लेने से क्या होता है, इसका अगर एक्सपोजर होता है तो डायबिटीज हो जाती है या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो आप, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। ठीक है, आजकल चलता नहीं है सही ढंग से। और आंसर इसका जो है मैंगनीज, याद रखो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर तो है ये, ओ सॉरी ये। ठीक है, और ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर देता है, डायबिटीज हो जाती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस इज पेन abdomen, फीवर, वीकनेस। मोस्ट कॉमन जो है प्रोराइटिस। ठीक है, आंसर आज क्या आप आंसर थोड़ा कम लिख रहे हो, कारण मैं समझ रहा हूँ कि आंसर दिख रहा है ना। बात ये है, आंसर दिख रहा है इसलिए। चलो आंसर को छुपा देंगे। ठीक है, इसका आंसर प्रोराइटिस है। लेकिन आप प्राइमरी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी का ध्यान रखना, प्राइमरी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, चलो ये मैं, अरे छुप जा छुप जा छुप जा, छुप गया होगा शायद, पता नहीं। इन लेप्रोसी नर्व इन्वॉल्व, बहुत तगड़ा क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, तो पता नहीं कब से आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन तो खूब आता है। कौन सी नर्व है? आप लिखो, नर्व कौन सी है? एक्टिव एक्टिव देखो, 3
हाँ, वो 2 मिनट बाद फिर दोबारा से हो जाता है ना भाई, उस टाइम इसलिए बंद होता है, वो लाइट से चल रहा होता है। तो हम क्लास जोड़ पाएंगे अभी? हाँ जी सर, उसमें क्या क्या करा पाएंगे अभी हम? फिर मैं यहाँ पे क्लास दिखेगी सर को, और सर पीडीएफ से पढ़ा देंगे। नहीं, हम लाइट तो ट्यूबलाइट जला सकते हैं, एनल बंद कर दो, एनल बंद कर दो, ट्यूबलाइट जला दो, क्लास भी अच्छी चलेगी। वापस चालू करना पड़ेगा। जहाँ से ओवर हुआ था वहीं से कर लेंगे। ठीक है, एक बार हाय हेलो कर दीजिए सब लोग, नमस्ते कर दीजिए। मुकेश जी को नमस्कार। माफी चाहते हैं।
पार्ट 4। आवाज आ रही है? ऑडिबल? आवाज आ रही है? आवाज? अभी कुछ बच्चों ने सी दिया था, मैंने भी सी किया था, ठीक है। पर क्या है, लार्ज सैटेलाइट जो है ना, वो बॉर्डर लाइन और ट्यूबरकुलर इन दोनों में दिखती है, ठीक है। बॉर्डर लाइन और ट्यूबरकुलर, और सैटेलाइट जो है वो ट्यूबरकुलर में दिखती है, लेब्रोमेटस में नहीं दिखती। ये इसमें आंसर जो है वो गलत ही कर, ठीक है। तो ये आप जो है आंसर इसका बी लगा दीजिए, ठीक है। ये आंसर इसका बी लगा दीजिए, ठीक है। लार्ज सैटेलाइट आ जाए तो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर दोनों ही हो जाए। सीपी की अपना हो गया, ठीक है। हाँ अपन इस पे थे, इस पे थे अपन। इसका आंसर मैंगनीज था, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्रोमियम से ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, और इनसे मेनली ग्रोथ ग्रोथ प्रॉब्लम रह जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन। और निकल से भी कुछ सीएनएस संबंधित भी होता होगा, ठीक है। मेनली ग्रोथ इनसे हो जाती है। मेनली क्रोमियम का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ प्राइमरी बिलियरिसिस, हाँ, क्वेश्चन 322 का प्रोराइटिस। अच्छा, प्रोराइटिस का मतलब तो जानते हो ना? प्रोराइटिस का मतलब क्या होता है? इचिंग, खुजली, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेरी आ गई थी अभी कि प्रोराइटिस क्या है सर बताओ। चलो ये नीचे कर देते हैं। लेप्रोसी यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था। मीडियन रेडियल बिल्कुल करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। एलएफटी, एजीओटी, एजीबीटी, ठीक है, बिल्कुल। लेप्रोसी में आंसर क्या आएगा? अल्जाइमर, ठीक है। 327 का बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऊपर करो या, चलो ऊपर कर देता हूँ। Which of the following marker in the blood is the most reliable indicator of recent hepatitis infection? Recent hepatitis infection है, recent, और ये एम्स वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रिसेंट है ना, तो देखो अपन सबसे पहले तो देखो एचबीएस एंटीजन कराते हैं, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो इसका मतलब इन्फेक्शन है अभी, ठीक है, समझ में आ गया। ये अगर नेगेटिव आ जाता है तो इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये तो पता चल गया कि भाई इसके इन्फेक्शन है या नहीं, एचबीएस एंटीजन करवा लेंगे। दूसरा जो है आईजीजी एंटी एचबीएस, आईजीजी
जी IgG एंटी HBS। ये होता है क्रॉनिक कैरियर, जो पोस्ट एक्सपोजर मान लो आप, पोस्ट एक्सपोजर मान लो आप, ठीक है। ये इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं, नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये भाई पोस्ट एक्सपोजर या लॉन्ग क्रॉनिक कैरियर है, तो हिसाब से IgG जिसको बोलते हैं। एक इसी में ही अपन जोड़ देते हैं IgM, जो कि तीसरा है, IgM एंटी HBC। ये आपको पता है एक्यूट है और मतलब कि अभी करंट में है, तो अगर ये पॉजिटिव निकलता है ना, तो उसके बाद में अपन IgM एंटी HBC करवाते हैं कि भाई अभी क्या स्थिति है, इसमें ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। कि पॉजिटिव आ जाता है तो फिर ये एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, करंट का, ठीक है, ये है, ठीक है। और IgM एंटी HBE है, HBE भी ये मान के चलिए, कैन बी कॉम्प्लीट, ठीक है, ठीक है। ये भी लास्ट में करवाते हैं, ये क्रोनिक को दर्शाता है, ठीक है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है अभी, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब 6 महीने हुए नहीं है, ठीक है, 6 महीने हुए नहीं है, तो ये जो है, अब अगर 6 महीने पूरे हो गए, ठीक है, 6 महीने पूरे हो गए, तो एंटी HBS एंटीजन और बनता है, ठीक है। अगर वो बन जाता है तो इसका मतलब जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपीयर हो गया। अगर 6 महीने के बाद में भी HBS एंटीजन पॉजिटिव ही रहता है, तो फिर वो क्रोनिक के उसमें चला जाएगा, ये इसका खेल है, ठीक है। तो रिसेंट IgM एंटी HBC, रिसेंट और करंट को दर्शाता है IgM एंटी, ठीक है। ये इसका आंसर ए लिख रखा है, लेकिन ये आंसर जो है अपन जो है, ये मान के चलिए दोनों ही आंसर अपन लगभग लगभग सही मानते हैं, IgM एंटी HBC और HBS एंटीजन। लेकिन सबसे पहले आदमी क्या करवाता है, HBS एंटीजन नहीं करवाता है, ठीक है। मोस्टली करंट जो है करेक्ट, मैं इसको बोलूंगा, ठीक है, मोस्टली करेक्ट इसको बोलूंगा, है ना। वापस मैं बता, अच्छा वापस बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, HBS एंटीजन है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, जो कि सरफेस पे रहता है, ठीक है, सरफेस एंटीजन मान लीजिए, ठीक है। ये है, ये अगर नेगेटिव आया आपके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से, आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर ये आ गया गलती से पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया मतलब आपके जो है इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, आपके इन्फेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि IgM एंटी HBC करवाते हैं, कोर एंटीजन IgM। ये अभी एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो इसमें तो भाई 3 महीना भी हो गया, 4 महीना हो गया, ठीक है, ये भाई हुआ है, भाई है इनकी हेपेटाइट, लेकिन ये है करंट में है, और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो है ये बहुत घातक स्टेज होती है, इसलिए पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, ये पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए IgM एंटी HBC अपन करवाते हैं, ठीक है ना, ये रहता है। तो आंसर भले ही इसका आप जो है IgM एंटीजन, ये कंट्रोवर्शियल मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली HBS एंटीजन दे रखा है, पर मेरे को कम समझ में आ रहा है, तो ये कंट्रोवर्शियल है आंसर। अब इसमें क्या है, कॉमन पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है ना, कॉमन। और IgG है, ये क्रॉनिक को करता है, जो जितने भी क्रॉनिक हुए होते हैं, ठीक है, ये। और 6 महीने बाद में ये डिसअपियर होता है, उसके बाद में एंटी HBS एंटीजन आता है, इसका मतलब हाँ, फिर होता है गलत, देखो गलत सही ये तो चलते रहेंगे, 10% 15% में हमेशा कंट्रोवर्सी रहेगी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम ये चलता ही रहता है, आप इसमें ज्यादा मत करिए। मेनली मेरे को IgM एंटी HBC ही सही लगे। आगे देख लेंगे, आगे भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और देख लेंगे, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है। इसको आप क्योरी में रख लीजिएगा आराम से, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। HBE तो क्रॉनिक में आ जाएगा फुल, चलिए
The severity of mitral stenosis is clinically best decided by mitral wall जितनी छोटी होगी होती चली जाएगी, मतलब इसके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते ना, अब इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो गया है ना, तो लेंथ उतनी मरमर की बढ़ती चली जाएगी, उतनी मरमर की। ये तो आंसर भी ज्यादा सही है, उसमें गड़बड़ी कर दी थी। तो किस टाइप का होता है, रंबलिंग टाइप का मरमर होता है, ठीक है, माइटल स्टेनोसिस के ही मरमर में अधिकतर आते हैं, ठीक है, और एक आर्टिक रिगर्जिटेशन वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो सीवियरिटी किस पे है, लेंथ पे, जितने ज्यादा देर तक मरमर आएंगे इसका मतलब उतनी नैरोइंग है। आंसर इसका जो है लेंथ ऑफ डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। ओके, आगे बढ़े अपन। आज आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, लाइट हमारी उसमें ही लाइट जाती, क्या करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, नॉर्मल में बता देता हूँ। यंग फीमेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ डिस्निया ऑफ एक्सर्शन, चलती जब सांस फूलती है, और एग्जाम शी हैज अ वाइड फिक्स्ड स्प्लिट। मैंने याद करो वाइड फिक्स्ड स्प्लिट बताया था, किसमें बताया था, एएसडी का नाम लिया था मैंने, ऑर्टिक सेप्टल डिफेक्ट, ये सब आते ही हैं क्वेश्चन। S2 with ejection systolic murmur in left second intercostal space, her EKG show left axis deviation, ठीक है। The most probable diagnosis इसका क्या होगा, लेफ्ट एक्सिस deviation, S2 with ejection systolic murmur है, सिस्टोलिक, ठीक है। देखो मैं तो कुछ भी नहीं, सीधा ASD वाइड फिट स्प्लिट आए, सीधा लगा दो आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, ये आंसर है। आपको पूरा करके भी मैं क्या बताऊं, एएसडी है, एएसडी में हमेशा वाइड फिक्स स्प्लिट रहते हैं, ये सीधा उठ के क्वेश्चन आता है। अब इसको बना के दे दिया, ऐसे बना के दे दिया, अब आप डर जाओगे इसको देख के, ठीक है ना, इसको डर के ओस्टियम प्राइमम सेकेंडम ये सब देख के आपको घबराहट हो जाएगी, ठीक है। आंसर इसका सी है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको छुपा देता हूं, इसका आंसर छुपा देता हूं। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में अगर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसके वो मैं पढ़ के बता देता हूं। माइट्रल स्टेनोसिस है, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन होता है क्या, हाइपोथायराइडिज्म, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में तो एएफ होता ही होता है, बहुत कॉमन है, बहुत होता है। माइट्रल स्टेनोसिस में भी हो जाता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन में तो होता ही होता है। 338 का गोविंद जी एकदम सही आंसर बता रहे हैं। थायराइड में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया में रहता है आदमी, एएफ नहीं होता, ब्रेडिकार्डिया में रहता है अधिकतर। ये आंसर है बी, हाइपोथायराइड। और हाइपर हो जाता तो तब भी नहीं होता, तब टेकी में रहता। आंसर बिल्कुल, अब सब लिख रहे हैं, मेरे को बड़ा बढ़िया लग रहा है। 337 वापस बता दो, 1 मिनट, 337 वापस बता। हाँ ये ना, देखिए यंग फीमेल है, हिस्ट्री डिस्निया है, किसी के भी क्या है, किसी भी आंसर में जो है ना कुछ कीज छुपी रहती है। तो क्या है, वाइड फिक्स स्प्लिट ऑफ S2 साउंड जो होता है ना, एकदम एक कहे के अनुसार ये S2 साउंड जो है सिस्टोलिक मर्मर के साथ में आता है, ठीक है। वो टाइम लगाता है S1 से S2 के बीच में, तो उसको कहते थे वाइड फिक्स्ड, मतलब आता है, रेगुलर आता है वो स्प्लिट, ठीक है, मर्मर आता है, ठीक है, लेफ्ट सेंटर इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, वो कोई बात नहीं। आप सिर्फ वाइड फिक्स स्प्लिट याद रखो, जैसे कंटिन्यूअस मर्मर अपन पीडीएफ में याद रखते हैं, इस तरीके से याद रखते हैं ना, तो ये तो एएसडी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जहां पे आ जाए वहां पे आपको ये टिक करना है, ठीक है, ओके। इन पे बड़ा थ्योरी पढ़ाने की बड़ी इच्छा करती है, लेकिन अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कवर भी करवाना जरूरी हो जाता है। चल वो कर लिया था आपने कवर, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। Which of the following condition associated with the Coombs positive hemolytic anemia? Coombs टेस्ट किसमें करवाते हैं, एंटीबॉडी एंटी वाले, भाई एंटीबॉडी का पता था Coombs टेस्ट में, तो पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा में नहीं करवाते, साइटोकिनिक परपुरा में नहीं करवाते, आईटीबी में भी नहीं करवाते, कुछ कुछ में करवाते हैं। T39 का एसएलई में करवाते हैं, बिल्कुल 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 एसएलई में करवाते हैं।  एसएलई तो आपकी जान छोड़ेगा ही नहीं,
एसएलई तो खूब आएगा, एसएलई खूब आएगा। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो है आजकल सिर्फ मेडिसिन में दो ही चीजों पे, एक तो एंडोक्राइन और जितनी भी ये जो अपने इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां है ना, इनमें खूब पूछा जाता है। ये एसएलई, एचएसपी, ये खूब पूछा जाता है। ये सिर्फ 3 से 4 आप याद रख लीजिए, लेप्रोसी, एचएसपी, एचआईवी भी पूछते हैं खूब। चलिए, आफ्टर ए माइनर हेड ऑफ इंजरी यंग पेशेंट वाज unable to close his left eye and drooling of saliva from left angle or is suffering from, वाह, ये सिनेरियो बना के दे दिया आपको डराने के लिए। ठीक है, एक माइनर हेड इंजरी हो गई, ठीक है, और क्या होगा, कौन सी नर्व होती है, बेल पाल्सी, फेशियल पाल्सी को लेके एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया। ठीक है, कौन सा, अब इसको और कुछ डाल सकता था, और लोअर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये डाल सकता था। ठीक है, एकदम सही है। हाँ, 7 नर्व इंजरी, फेशियल नर्व, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गई 7 नर्व इंजरी, फेशियल नर्व, बेल पाल्सी। ठीक है, आगे कर। कहां से बच के जा ही नहीं सकते अपन ने, इस तरीके से मॉड्यूल को सेट किया है, सारे कवर हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, स्लीप एपनिया इज डिफाइंड एज टेम्पोररी पॉज इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप लास्टिंग एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट मिनिमम पूछा है, मिनिमम। आंसर सारे सही दे रहे हो, फेशियल बेल पाल्सी, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। स्लीप एपनिया का बताइए। हाँ, सेम 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 सेम, बिल्कुल सेम। ये स्लीप एपनिया वाला बताइए, रात को सोते हैं, खराटे लेते हैं, ठीक है, वो वेगस हो जाएगी ना, वेगस हो जाएगी। अब हम पढ़ाया था ना शुरुआत में, पूरा लिख लिख के, ट्राइजेमाइनर, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, पूरा पता है। 10 सेकंड तो है, रात को सोते हैं जब खराटे चलते हैं, खराटे चलते हैं तो बीच में किसी की सांस रुक जाती है, तो स्लीप एपनिया में होता है। और सबसे ये जो है मिनिमम एटलीस्ट 10 सेकंड अगर होल्ड रहती है, तब जाके उसको स्लीप एपनिया में अपन गिनते। तो एकदम से आदमी जग जाता है, जबकि वो बाहर में खिड़की होती है, उसमें सांस लेता है, तो ये सारे क्या है कि ओबेसिटी हो गई, हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ओबेसिटी हो गई, और कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, और हैं ये जो है आंसर इसका 10 है। 10 सेकंड एटलीस्ट, 10 सेकंड तक रुकना चाहिए, ये आगे बढ़ता चला जाता है, कुछ भी ले लो, पर 10 सेकंड मान के चलेगा। चलो, आपको ये थोड़ा सा समझाते हैं, ये देखो, कोई बात नहीं, ये पहले से तो पीडीएफ तो है ना अपने पास में। 45 साल का हाइपरटेंसिव मेल है, सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस हो गया, डिड नॉट हैव एनी लोकल न्यूरोलॉजिकल सीटी स्कैन शोड ब्लड इन सिल्वेनियम फिशर, ठीक है, ओके, द प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दिया है सिल्वेन फिशर, तो इसमें आप जो है ज्यादा दिमाग स्ट्रोक में भी नहीं लगा सकते। ठीक है, मेनिंजाइटिस में, नेक स्टिफनेस में, मेनिंजाइटिस में भी दिमाग लग रहा है। ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, इसका सीबीए मतलब सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, और ओएसए मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो ऊपर जो था। ठीक है, ओके, स्ट्रोक होगा नहीं उसमें, तो फिर वो आर्टरी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का हो जाएगा। हाइपरटेंसिव, अभी एन्यूरिज्म का मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक जो एक हीरोइन थी, ठीक है, पर्सनैलिटी थी, उनके भी था, उन्हें ठीक करवा लिया, उन्हें रप्चर्ड हुआ नहीं, रप्चर्ड होने पे लगभग लगभग इस तरीके के फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नेक स्टिफनेस से बहुत तगड़ा हो जाएगा, आप मेनिंजाइटिस ठीक करके आ जाओगे। 45 साल तो ज्यादा भी नहीं है, पर फिर भी लोग स्ट्रोक या हाइपरटेंसिव ब्रीड करके आ जाते हैं। ठीक है, एन्यूरिज्म ही आप करेंगे। ओके, एम्स वाले ऐसे तो परेशान करते हैं। चलिए चलिए चलिए, which test is performed to detect reversible myocardial ischemia? देखो, कोरोनरी एंजियोग्राफी भी हार्ट में होती है, मूगा स्कैन भी होता है, रेस्टिंग एकोग्राफी भी होती है, तीनों होता है, थैलियम स्कैन भी होता है, सारे हार्ट से रिलेटेड है। ये सारे हार्ट से रिलेटेड है, इसमें मूगा स्कैन कोई गलत चीज नहीं है, कोरोनरी एंजियोग्राफी
आप सब लोग डॉक्टर हो, सब आप सबको पता है, मैच्योर हो सारे, कितने कार्डियो के केस आते हैं दिन रात। ठीक है, पहले हम स्कैन करते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, और आंसर लिखते रहिए, देख लिया तब भी लिखते रहिए। एक बस बहुत कम लोगों के आ रहे हैं आज आंसर, तो गोविंद जी की आ रहे हैं आंसर तो आज। ठीक है, रेस्टिंग इकोकार्डियोग्राफी। चलो, कैनिपैक्स वर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, कैनिपैक्स बड़े बड़े पैक्स होते हैं जो लगा देते हैं जॉइंट के पास में, अभी देखा होगा आपने, लगा देते हैं। 344 वापस ओके। हाइपरटेंसिव मेल प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट सीवियर हेडेक, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस। ठीक है, हाइपरटेंसिव मेल है। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव मेल रहता है ना, तो उसके तो एन्यूरिज्म बनता ही है धीरे धीरे, क्योंकि वो इलास्टिसिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, हाँ हाँ हाइट, अब क्या करें, मैं तो पहले दिखाता ही नहीं था, तब क्या है कि डिस्कस करने में जो आनंद आता था ना, तो वो बड़ा बढ़िया आता था। पर कोई नहीं, अब कई बच्चों की डिमांड रहती है, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म ही रहेगा, मेनिंजाइटिस से वो नहीं हुई है इससे, है ना, क्योंकि हाइपरटेंसिव मेल है, तो हाइपरटेंसिव मेल में पहले ही इन्होंने वो सब कुछ दे रखा है भाई, बात ये है। ठीक है, और मेनिंजाइटिस तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप रप्चर्ड एन्यूरिज्म ही लगाइए इसका, है ना, तो बाकी और डिस्कस कर दूंगा मैं आपसे, और डिस्कस नहीं करना ही पड़ता है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कैनिपैक्स होते हैं, आप कभी यूट्यूब पे देख लेना, कैनिपैक्स होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस पे, जो कि जॉइंट को और मसल्स को जो है अच्छी तरीके से मूवमेंट करने में काम लाते हैं। ठीक है, नॉर्मल वन लाइनर क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस में आएगा। चलो यहाँ पे छुपाने की कोशिश करता हूँ, चलो ये है भी लंबा चौड़ा, मजा आएगा। ठीक है, आप और मैं हो जाए, कौन क्या करे, ठीक हो। हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल हैज अ सडन हेडेक बिकम अनकॉन्शियस विद इन अ फ्यू मिनट। ठीक है, बीपी से जो है हेडेक हुआ, जो है कल वो बेहोश हो गया। On regaining consciousness, there was a complete flaccid hemiplegia with no involvement of upper face, absent of tendon reflex, positive Babinski sign. Positive Babinski sign. Which one of the following arteries could have ruptured? वाह, फेस वाले तो बच गई। ठीक है, तो इस ये मान के चलिए आप, ये जितने भी आते हैं ना, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के ही जो है ब्रांचों में आते हैं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचों में जो है, पहली बात एंटीरियर आ गया, एंटीरियर सेरेब्रल तो मीडियल ही आएगा। पहले तो आप ये देखिए मिडिल है, एंटीरियर है, कौन सी है। ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी गलत हूँ, एक सेकंड, मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी 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 बी, चलो देखते हैं, आप लगा रहे हो सारे बी। लो सारे देख लो, आंसर क्या है। अरे यार मिडिल सेरेब्रल ही होगा, तब मैं हटाता हूँ आंसर। देखो कोई भी चीज है, सबसे 90% तो मिडिल सेरेब्रल ही रहती है ना, 90% रहती है। कितना वो अपन ने एनाटॉमी में, पैथो में, फिजियो में सब में किया है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का आप हमेशा ध्यान रखिए। एंटीरियर का बिल्कुल भी नहीं आता है, आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी। ठीक है, मैंने कह दिया तो इसका मतलब मान लिया सबने। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, अब मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। चलो चलो देखते हैं, थोड़ी स्पीड धीरे होगी लेकिन मजा आएगा। चलो, हिस्ट्री ऑफ डिसलाइक ऑफ स्वीट फूड आइटम इज टिपिकली प्रेजेंट इन, हिस्ट्री ऑफ डिसलाइक फॉर स्वीट आइटम, स्वीट फूड टिपिकली प्रेजेंट इन, ये इसका क्वेश्चन है। डायबिटीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, गैलेक्टोसीमिया। अच्छा क्वेश्चन है, डायबिटीज में तो बढ़िया लगती है मीठी। और बताइए, ए मुकेश जी, ए
ओके ठीक है मुकेश जी, देखो ये याद रख लेना आप। और आंसर दो, देखो आंसर दो, देखो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाटी जी का आ गया सी। भाटी जी के साथ में वैसे मैं हूँ। सैयद जी का भी सी आ गया, और खालिद भाई का भी सी आया है, उज्ज्वला का सी आया है। देख लें, मैं नहीं हूं, मैं मेरे को कुछ नहीं आता है। ठीक है चालू करें, चलो ठीक है। ये देखो, बहुत लोगों का सी आंसर आया है, हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। क्योंकि भाई मीठा पचा ही नहीं पाएगा तो उसको पहले से ही मैं मेरे को मीठा नहीं खाना, मीठा खाते पेट में दर्द होता है। जैसे गैलेक्टोज, दूध पीते ही पेट में दर्द होता है गैलेक्टोज से, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, वैसे ही हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी लोग जो है सी लिखे, डायबिटीज नहीं है। ठीक है, डायबिटीज वाले तो बड़ा मीठा आता है। ठीक, ठीक है, याद रखें। ओके, चलिए ये आपके लिए तैयार है क्वेश्चन। थोड़ा हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, हट्टा कट्टा क्वेश्चन। ये इतना तो दिख तो रहा है, क्या थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, मैं नीचे वाला मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। ठीक है, a 45-year coal mine worker present with a cutaneous nodule, joint pain, occasional cough, खांसी, chest reduction of multiple small nodule, bilateral unfit दोनों में आ रहे हैं, कैविटेशन आ रही है, कैल्सिफिकेशन आ रहा है, मोस्ट लाइकली देखो जोगरन तो होगा नहीं। जोगरन का एक मैंने फायदा आपको दे दिया, ब्रेगनर ग्रेनुलोमेटासिस भी नहीं होगा, क्योंकि कैसे उसमें ग्रेनुलोमा बनता है। ये दो तो आपके हटा दिए। सिलिकोसिस और कैप्लान सिंड्रोम में प्रॉब्लम आ सकती है। मेगा जी ने सही जवाब दिया है, मैं बोलूंगा नहीं, सही है, मेगा जी सही बोल रहे हैं, भाटी जी भी सही बोल रहे हैं, गोविंद जी सही नहीं बोल रहे हैं, प्रगति भी सही नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर देखो कैप्लान होगा। आप कैप्लान की थ्योरी पढ़ना, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कैप्लान सिंड्रोम यहाँ नोड्यूल आ रहे हैं बच्चों, में कहां पर नोड्यूल आते हैं। ठीक है, ये चीज देखो आप, है ना? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। सीनियरों में जब आपने तो ये वन लाइनर वाले नहीं, ये थोड़े भारी भरकम है। ठीक है, आप चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ये 35 सारे सीनियरों के सारे बहुत मजा आ रहा है। देखो आपको तो नहीं आएगा, मेरे को ही आ रहा है मजा, क्योंकि आप तो बोलोगे फिर इनमें दिमाग का भाव। 35 साल का नॉन स्मोकर है, स्मोकर नहीं है, 35 साल का नॉन स्मोकर है। अभी 2 एपिसोड ऑफ माय हिमोप्टाइसिस, तो हिमोप्टाइसिस और हेमेटोमेसिस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का। हेमोप्टाइसिस मतलब खांसी ली, उसमें ब्लड आ गया, कफ के साथ मतलब सॉरी स्पूटम के साथ में ब्लड आ गया, और हेमेटोमेसिस में तो पूरा ही जो है ब्लड वोमिट हो जाता है। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ फीवर और कोई सिम्टम भी नहीं है। चेस्ट एक्स-रे बहुत अच्छा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ दिस पेशेंट। वाह, सब कुछ ठीक है, छाती वाती सब बढ़िया है, और बस 2 बार खून आया है, बस 2 बार खून आया है बस। उससे क्या होगा? हेमेटोमेसिस, एमएसएस मतलब एमएस, अपन अपन एमएसएस बोलते हैं उल्टी को, तो हेमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टी को। ठीक है, हेमेटोचीजिया, मेलिना, इनमें थोड़ा डिफरेंस है ना करेक्टल में। ठीक, चलो कोई नहीं, इसका बता 352 का भाटी जी बता रहे हैं बी, नहीं सॉरी सी। ओके, क्या करवाएंगे मेगा जी? आंसर एचआरसीटी, एचआरसीटी। ठीक है, एचआरसीटी भी अच्छा बताया मुकेश जी। मेगा जी ब्रोंकोग्राफी बता रहे हैं, और क्या हो सकता है? ऊपर करें, देखो आजकल है ना ब्रोंकोस्कोपी वगैरह होती है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके बहुत अच्छे तार होते हैं, तो वो एकदम धीरे 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 टूटे नहीं, एकदम तार को एकदम पूरा वो अच्छे से करते हैं। फाइबर ऑप्टिक आने लगी है आजकल, तो एक का तो आप भूल ही जाओ मेरे हिसाब से। ठीक है, एक तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, जब एक्सरे सही आ गया तो एचआरसीटी की भी कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है, सीधा जो है अपन को फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी ही करके देखते, सीधा करके देखते हैं। आईसीयू में बहुत लोग करते हैं, आपने देखा होगा वो जितने भी न्यू में जो पल्मोनोलॉजी वाले आते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी का एक पूरा साथ में लेके आते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी है। ठीक है, बिल्कुल ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोग्राफी बिल्कुल नहीं होगी, ब्रोंकोस्कोपी आ गई।
अलग अलग इंडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं अपन। वाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ठीक है, ठीक। 55 साल का मेल है, क्रॉनिक स्मोकिंग है, इमरजेंसी में आया पॉलीयूरिया पॉलिटिक्सिया, nausea, ultrasound last 2 days he had been diagnosed having squamous cell carcinoma lung 2 months। ठीक है, 2 महीने पहले squamous cell carcinoma भी भाई को हो गया। On exam he was lethargic, confused and ECG was normal except for narrow QT interval। Which one of the following most likely metabolic abnormality? QT इंटरवल किसमें हो जाता है? पी का तो पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल थी याद है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया। तो थोड़ा थोड़ा QT, हाइपो नहीं, हाइपोनेट्रीमिया। आंसर हाइपरनेट्रीमिया बता रहे हैं, हाइपोकैलेमिया बता रहे हैं मेघा जी। तो मिले जुले आंसर आ रहे हैं, मिले जुले। बस नैरो QT इंटरवल नैरो है। वो 5 चीजें याद है। टॉल्टेड टी किस में आता है, टी वेव किस में आती है, टेंटेड टी वेव किस में आती है। ठीक है, चलो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। कैल्शियम, हाइपोकैलेमिया। इनका अगर अपन को पता हो तो अपन कैलेमिया कभी लगाते ही नहीं। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर का पता होता अपन को, वो टी वेव से कनेक्ट होते हैं। सिर्फ ये कैल्शियम जो होता है ये QT। ठीक है, और हाइपर नेट्रीमिया से कोई ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं। ठीक है, तो हमेशा जंग तो इन दोनों में छिड़ी हुई थी। ठीक है, अब नेवर QT इंटरवल इसके अंदर आएगा। और इसकी टी होता टोल्टेड या नॉर्मल, तो अपन ये दिखा दिया मैंने आपको नीचे। अभी भी नहीं देखा होगा कई ने। स्टेबल एंजाइना। ठीक है, CKMD is elevated, troponin I is elevated, myoglobin is elevated, the level of cardiac marker remain unchanged। स्टेबल एंजाइना। स्टेबल का मतलब सारी चीजें स्टेबल है। 354, 354। हाँ, वो बिल्कुल कवर करवा दूंगा। स्टेबल एंजाइना एक होता, नॉन स्टेबल एक होता, फ्रिंज मेटल। अनचेंज रहते हैं, सही आंसर है। स्टेबल है, स्टेबल में सारी चीजें स्टेबल है। ओके, आंसर जो है इसका डी है। ठीक है, कितनी लगा रहा मैं? इसका आंसर 354 का डी है। आज थोड़ी स्पीड अपनी धीरे है क्योंकि भारी क्वेश्चन आ रहे हैं ना। चलो, अपना दोस्त फिर आ गया है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज मेड बाय प्रेजेंस ऑफ HbE इन सीरम। ई तो होगा नहीं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ IgM एंटी HbC इन सीरम, ये थोड़ा सा अपना अपने लेवल का है। प्रेजेंस ऑफ HbS एंटीजन इन सीरम वापस आ गया। प्रेजेंस ऑफ IgG एंटी HbC सीरम, तो पहला और चौथा तो होगा ही नहीं। 356 का बी, बी 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 बी। ठीक है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस को क्या कर सकते हैं अपन? ऊपर करें। अर्ली डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन को यही करवाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ HbS एंटीजन। इससे यार ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं अपन को जो है करंट या मल्टीप्लिकेशन या मतलब वायरल लोड जो है ना, वो IgM से पता चलता है। ठीक है, अब पहले एक सुन लीजिए। मैंने कहा अभी इसके बाद क्लासेस नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, इसके बाद क्लासेस नहीं होगी। ठीक, हाँ। तो वो मेरे को वायरल लोड होता ना, वायरल लोड, तो वायरल लोड का पता चल जाता है। तो पहले वाले का भी आंसर जो है अपन जो है प्रेजेंस ऑफ HbS एंटीजन इन सीरम ही लगाएंगे यार। ठीक है, पहले का, क्योंकि वो जो है करंट और वायरल लोड का पता चल जाता है उससे, है ना। और ये तो सीधा क्रोनिक IgG आ गया है, एंटी HbC, ये तो क्रोनिक का पता चल जाएगा। ये भी क्रोनिक में HbE एंटी जो आते हैं। ठीक है, आंसर अपन को जो है प्रेजेंस ऑफ, सबसे पहले अपन वही करवाएंगे। ठीक है, ओके।
क्योंकि अपन जो अपन वायरल मार्कर भी करवाते हैं तो अपन मेनली जो है एचबीएस एंटीजन, एचआईवी, एचसीवी, ये तीन ही करवाते हैं अपन सर्जरी से पहले। तो ये नॉर्मली अर्ली डायग्नोसिस अपन एक्यूट हेपेटाइटिस का ये करते हैं, ठीक है। आपको एक बार टेबल में बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, आराम से समझें। तो इसका आंसर जो है सी है, ठीक है। और पहले वाले का भी आप सी लगाइएगा, क्यूरी में अपन ने डाल दिया था, वायरल लोड में वो आईजीएम करवाते थे। चलो, 22 साल का ओल्ड मेल पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ सीवियर इचिंग वाइट स्केली लीजन इन ग्रोइंग। ग्रोइंग में सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होते हैं। हाँ, उसका आंसर सी है, एंटी एच बेस, हाँ सॉरी एच बेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन, सरफेस के सबसे पहले पता चलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू पॉजिटिव एजेंट, फंगल होता है, ग्रोइंग में सबसे ज्यादा फंगल होता है, ठीक है। ट्राइकोफाइटम रूब्रम ये तो नहीं है, मैं आपको मेलेसेजिया फुरफुर ये मेनली बालों का स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। कैंडिडा एल्बिगेंस, कैंडिडा ग्लैब्राट्रा, अलग अलग नाम है, ठीक है। क्या आंसर हो सकता है इसका? ट्राइकोफाइटम रूब्रम बता रहे हैं, कई कई बी बता रहे हैं, एल्बिगेंस बता रहे हैं। मोस्ट कॉमन तो देखो मेरा भी देखो गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मेरे को तो एल्बिगेंस लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, सबके मिले जुले आ रहे हैं, कोई ए बी सी डी है, चारों फंगल का ही रूप है ना। अच्छा, पीजी बताया, अच्छा अच्छा पीजी का तो छोड़ो, कोई नहीं, देखो यार मैं गलत हो गया, ट्राइकोफाइटम रूब्रम है इसका आंसर। आप जीत गए, बिल्कुल बिल्कुल आप जीत गए सर। मैं तो देखो ये गलत करके आ जाता, अब देखो मैं भी आपके जैसे ही हूँ। अब ऐसा लग रहा है ना कि हाँ भाई ठीक है, ट्राइकोफाइटम रूब्रम ग्रोइंग के अंदर। और कैंडिडा फिर किसके अंदर होता है ज्यादा? कैंडिडा औरत, ठीक है ना, वो याद रखना, अधिकतर माउथ पेंट लगाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन एसोसिएटेड विद एचआईवी इंफेक्शन, एचआईवी इंफेक्शन में कौन सा ये हो जाता है? रिथ्रोप्लाकिया, ओरल लेशन प्लानस, बुलस पेम्फिगोइड या हैरी ल्यूकोप्लाकिया? एचआईवी से, एचआईवी से ये बताइए यार, मैं क्या देखता नहीं हूँ, मैं सीधा क्या है कि इनको देखने लगूं। आंसर इसका लिख के बताइए, है 364, बहुत छोटा लिखा हुआ है, शायद मेरे को लग रहा है दिख भी नहीं रहा होगा आपको। हैरी ल्यूकोप्लाकिया, पर इससे क्या है फिर, एक वो हैरी ल्यूकोप्लाकिया क्या है बताइए। कृष्णा जी का सही आंसर आ गया है, खुर्शीद जी नहीं, खुर्शीद जी ये तो नहीं, बुलस पेम्फिगोइड तो होगा ही नहीं, पेम्फिगोइड पेम्फिगस वल्गैरिस ये तो होंगे ही नहीं, और लाइजन प्लानस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और बता दूं आपको, कोमल जी सही बता रही हैं, मेगा जी गलती कर गई, आप मेगा जी गलती करती नहीं है वैसे, पर गलती कर गई, बिल्कुल बिल्कुल हेयरी ल्यूकोप्लाकिया ही है, क्योंकि एचआईवी वाले तो आप कापोसी सार्कोमा याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। हेयरी ल्यूकोप्लाकिया इसका आंसर, डिस्कशन करने में ठीक लग रहा है, ठीक है ना। हेयरी ल्यूकोप्लाकिया होगा, हेयरी ल्यूकोप्लाकिया के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना आराम से, पढ़ो तो, बाकी एचआईवी सीधा ही एचआईवी का नाम आती है, कापोसी का नाम आते है सीधा, ये नाम आता है, ठीक है। चलो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, सही, ठीक है। 25 year old pregnant with fever cough for 2 months, सिटी तो बायलेटरल अपर लोब फाइब्रोसिस हो गया, अपर लोब में फाइब्रोसिस हो गया है, मीडिया से अंदर नेक्रोटिक नोड्स विद पेरिफेरल रिब एनहांसमेंट, ये तो मतलब ऐसे कर दिया खतरनाक वाला। तो फीवर कफ है, तो जो टीबी में भी होता है, सिटी तो बायलेटरल अपर लोब फाइब्रोसिस नहीं होता, टीबी में तो वो चटके 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 हो जाते हैं, वो है ना, हाँ। तो और क्या हो सकता है, टीबी तो नहीं होगा, सर्कोइडोसिस भी वैसा ही है, ठीक है। फाइब्रोसिस सर्कोइडोसिस का भी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं। लिम्फोमा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सिलिकोसिस में प्रॉब्लम आ रही है, सिलिकोसिस है नहीं है, आंसर मेगा जी का डी आया है, सिलिकोसिस
खालिद जी का ए आया है सर्कोइडोसिस, और डी आया है गोविंद जी का, डी आया है गोविंद जी। फीवर कफ ट्यूबरकुलोसिस में होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, इवनिंग राइज इन टेम्परेचर। पर इसमें आपने ये नहीं देखा ना, जस्ट सीटी शो बायलेटरल अपर लॉब फाइब्रोसिस है, वो टीबी में नहीं होता है, ये अपने रूल आउट कर लिया। मीडिएशनल है ना, नेक्रोटिक नोक इस साइड में, तो ए और डी में से आंसर है। ठीक है, आंसर ऊपर करें। लो यार मैं गलत हो गया। ये क्वेरी में डाल देना आप क्वेश्चन, ये क्वेरी में डाल देना, ठीक है, ये क्वेरी में डाल देना आप क्वेश्चन। ये गलत भी हो सकता है, इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा, इसको क्वेरी में डाल देना आप, है ना, ठीक है। गलत, क्योंकि सीटी की फाइंडिंग एक बार देखनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। ये हो सकता है गलत, बिल्कुल हो सकता है गलत हो सकता है, क्वेरी में डाल देना आप, है ना। इसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पास पास में सारे एक जैसे हैं, हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एरानॉइड हेमरेज, ठीक है, इसको नीचे कर देता हूं मैं। हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म, एवी मेलफॉर्मेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एवी मेलफॉर्मेशन जो है वो अभी एक किसी पर्सनैलिटी के भी हुआ है, एवी मेलफॉर्मेशन, ठीक है। एन्यूरिज्म अलग है, एन्यूरिज्म सब एरानॉइड एन्यूरिज्म कर दूं। ठीक है, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं, ठीक है, सब लगभग लगभग सही दे रहे हैं आंसर। एन्यूरिज्म सब अरेक्नॉइड है, ब्रिजिंग वेन्स, ब्रिजिंग वेन्स से दिक्कत है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं पढ़ के बता देता हूँ। A 42-year-old engineer developed redness of the glands and radial fissuring of the prepuce 2 week. Potassium hydroxide prepares scraping from the glands shows pseudo-hyphae, but which one of the following systemic illness should be screened for? देखिए, मैं आपको बात बता देता हूँ, प्रीफ्यूज पे जो है थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन होने लग जाता है, ठीक है, प्रीफ्यूज पे थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है 2 वीक से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से स्क्रैपिंग करी, सूडो हाइफी उसमें दिखे, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और डायबिटीज में सबसे ज्यादा होता है, और मोस्टली डायबिटीज में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये सारे सर्कमसिजन करवाते हैं डायबिटीज वाले, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। पहले तो बेलेनाइटिस होता है, बेलेनाइटिस के बाद में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सी, कई लोग सी बता रहे हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहे। सिस्टमिक एंडियासिस, ठीक है। पल्मोनरी टीबी, टीबी में नहीं होगा। मेरे को ये फेल कर देते हैं इसके आंसर तो, हाँ। मैं खुद डर रहा हूँ, इतने गलत गलत आंसर आ रहे हैं, और जो मैं आंसर कर रहा हूँ वो सही आते हैं। चलो ये तो ठीक है, आ जाना चाहिए इसका आंसर तो सही। डायबिटीज में ही होता है, डायबिटीज में पहले वाले क्वेश्चन में आंसरों में तो दिक्कत है, ये वाले आंसर तो एकदम ठीक जा रहे हैं। ये डायबिटीज मेलाइटिस में ही ये प्रॉब्लम होती है सबके, ठीक है। अमूमन जो कंट्रोल अनकंट्रोल रहता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इन्हीं में होता है, बेलेनाइटिस हो जाता है। चलो, 30-year-old में प्रेजेंट विद यूरेथ्राइटिस, कोऑपरेटिव एजेंट एक्सेप्ट, ठीक है। यंग है पेशेंट, तो यंग पेशेंट क्या होता है, और एक्सेप्ट और लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। यंग पेशेंट क्या है, सेक्सुअली एक्टिव है, तो ये अधिकतर जो है एसटीडी वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ट्राइकोमोना वेजिनाइटिस, क्लैमिडिया, निज़रिया गोनेरिया सारे आते हैं। एच डुप्रे, हीमोफिलस डुप्रे जो है ये नहीं होगा, ये आंसर ही 381 का डी, ये देख लीजिए आप, 381 का डी, ओके, हाँ डी आ। ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। 10% मान के चलिए आप, तो मन में मान के चलिए कि कंट्रोवर्सी होगी होगी। चलो ये आ गया, हाँ ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर लोअर न्यूमोनिया। लोअर न्यूमोनिया का एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, उसका आंसर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया था,
अब पायोजेंस भी हो सकता है। अच्छा ये एक्सेप्ट वाला है क्या? नहीं नहीं, ये एक्सेप्ट वाला तो नहीं है, वो एक्सेप्ट वाला था, वो एक्सेप्ट वाला था पिछले वाला। हाँ। हम्म, हाँ मनोज जी, इससे पहले वाला एक्सेप्ट वाला था, मैं दिखा देता हूँ मुझे आपको। ये एक्सेप्ट वाला था, ठीक है। तो 30 दिया ना, इसीलिए दिया है, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये अपन ने कर लिया था ये, अच्छा ये नहीं किया, ये इसमें भी हेमोफिलिया ना मैंने ऊपर कर दिया। चलो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया लोअर न्यूमोनिया के लिए आएगा, ठीक है। आवाज पीछे से तेज तो नहीं आ रही? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी सिस्प्लाटिन लेते हैं। अच्छा पहले लिख लो आप, ठीक है ठीक है ठीक है। कीमोथेरेपी चलती है तो सबसे ज्यादा उल्टी आती है, और वो सिस्प्लाटिन से आती है, ठीक है। सिस्प्लाटिन से उल्टी आती है, नोजिया रहता है, ठीक। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी का, ठीक है। नोजिया, ये बाद में लड़ते हैं, पहले नोजिया, ठीक है। अब कोई एलोपेशिया लिख रहे हैं ना, तो उनको भी अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार नोजिया पहले है, ठीक है। तो ऑनलाइन सेटफॉर्म चलाते हैं, ठीक है। चलो, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ गॉलस्टोन आइलियस इज ड्यूodenum, jejunum, ileum, sigmoid colon। अच्छा क्वेश्चन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गॉलस्टोन इलियस क्या हो सकता है? गॉलस्टोन इलियस, हमने तो वैसे आई से आई याद रखा था वैसे तो। आंसर, आंसर मुकेश जी का आंसर, भाटी जी का आंसर डी जा रहा है, डी सिग्मोइड कोलन जा रहा है, सी जा रहा है, सी जा रहा है, सी जा रहा है। आगे करें, कर दें आगे, चलिए ठीक है। देख लीजिए सी आंसर है इसका, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इलियम में रहेगा। अब क्या है कि मैं जवाब नहीं बता रहा, अब यही जवाब बता रहे हैं। चलो चलो ये था, which one of the following the feature of irritable bowel syndrome? मतलब नॉट लिखा हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में नहीं आते हैं सारे फीचर, मतलब कि सब आते हैं एक को छोड़ के। अब्डोमिनल पेन होता है, खतरनाक होता है पेन तो। कॉन्स्टिपेशन, अच्छा अरे वो मशरूम गाने तो अभी शादी का सीजन है, चलते रहेंगे, है ना। सही आंसर मुकेश जी, सही आंसर दे रहे हो। क्या मेरे नाइट इधर 8 से 9 क्लासें होती है, और 8 से 9 पहले एक्टिव नहीं होते हैं लोग। चलिए आंसर इसका रेक्टल ब्लीडिंग नहीं होती, बाकी सारी चीजें आईबीएस में हो जाती है, जो कि अपन ने कल देखा था, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आईबीएस और आईबीडी के अंदर आते हैं, ठीक है। रेक्टल ब्लीडिंग को छोड़ के बाकी सारी चीजें रहती है इसके अंदर। इसमें ये है, हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो जैसे ही खाना खाते हैं और यार भागो कहीं घूमने गए, उससे पहले ही जो है उनके जो है दस्तें लग जाती है इस तरीके से, मतलब कि इरेगुलर बाउल हैबिट हो जाती है, तो इसका नाम इरेगुलर बाउल सिंड्रोम ही करती है या डिजीज करती है। चलो दिख तो नहीं रहा ना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा? पिट्यूटरी एडिनोमा में इसको आपको अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, प्रोलैक्टिनोमा है इसका आंसर, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिक थायरोट्रोपिक कुछ भी नहीं है, प्रोलैक्टिनोमा आप याद, ठीक, सीधा सीधा, इसमें कुछ वो दिमाग लगाने की बात नहीं है। मोस्ट कॉमन होता है प्रोलैक्टिनोमा, तो ये ध्यान रखो प्रोलैक्टिनोमा किस कहाँ से होता है, एंटीरियर पे है, एंटीरियर में कौन सा है, या पोस्टीरियर में है, वो अपन ने डिस्कस किया था, वो भूलिए मत, आप रिटेन रखिए, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट ऑस्टियोपोरोसिस। पहले तो बता दूं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है भाई, कैल्शियम जो है यूरिन से निकल जाता है, मोस्टली फीमेल में 45 के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो है बनता कम है, निकलता ज्यादा है। आंसर सही बता रहे हैं, फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस बिल्कुल होता है नया जी। आईबीएस तो इतना बेकार काम है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर एकदम से जो है डायरिया शुरू हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन ही रहेगा इस तरीके से। क्योंकि क्या है कि जैसे ही टेंशन होता है ना,
वैसे ही पेट गड़बड़ हो जाता है आईबीएस में, इस तरीके से रहता है। फ्लोरोसिस आंसर सही है, सारे सही दे रहे हैं। स्टेरॉइड यूज से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हाइपरथायराइडिज्म से ऑस्टियोथायरोटॉक्सिकोसिस से, फ्लोरोसिस से जो है नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। वो सीनियरों के आने वाले बंद हो गए। चलो साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और नहीं है। क्लस्टर हेडेक इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, क्लस्टर हेडेक characterized by all except affect predominantly female unilateral onset typing associated with conjunctival congestion. Cluster headache 20 से 50 साल। आंसर क्या है? मोर अपीयर ऑल एंड मोर कंसिस्टेंट। हाँ हाँ ठीक। 414 का ए ए ए ए अलग ए आ रहे हैं, देख लेते हैं भाई, हम भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लस्टर है, माइग्रेन वाइग्रेन तो नहीं है नहीं। सही आंसर दे रहे हो आप लोग, सही आंसर। आपको देखो कंफ्यूज कर देता हूँ, और मैं कभी कभी खुद भी हो जाता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो ऐसे बेकार बनाए हैं क्वेश्चन। चलो कोई ना, वो एक दो आएंगे आएंगे। चलो आंसर हो गया, प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स में सबसे ज्यादा सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ये क्लस्टर हेडेक सबको करता है, ठीक है ना। ठीक, बाकी ये तीन चीज सही है। हाँ, 414 आंसर इसका, हाँ आंसर इसका यही है। ठीक है, चलो ये मैंने दिखा तो दिया, क्योंकि चलो मायस्थेनिया ग्रेविस सेंसिटिव फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस किसके होता है? वो होता क्या, सॉरी किसके है? कहाँ कोई पर्सनैलिटी थी मायस्थेनिया ग्रेविस? कोई पर्सनैलिटी तो थी, याद हो तो लिख दो, कौन सी पर्सनैलिटी थी? थोड़ा सा आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। 415 पे आ गए अपन। 415 का सी, पॉजिटिव एंडोर्फिन टेस्ट। ठीक है, एलिवेटेड सीरम एस बाइंडिंग विद एंटीबॉडीज। मोस्ट सेंसिटिव का, मोस्ट सेंसिटिव तो दोनों ही लग रहे हैं मेरे को तो दोनों ही लग रहे हैं। ठीक है, रिट्रीवेटिव नर्व तो नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। पॉजिटिव एंडोर्फिन पे भी मेरा जा रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो ये तो बताओ किसके हुआ, होता किसके है? अमिताभ बच्चन के था पहले, हाँ अमिताभ बच्चन के था। चलो आंसर कहीं सी 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 बता रहे, कोई ये बता रहा, अभी देख लेते हैं। एलिवेटेड सीरम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बाइंडिंग एंटीबॉडीज, मेरा तो इसका था, लेकिन ये नहीं है। आंसर यही है, यही देखेंगे सबसे पहले, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज कितनी है, कम है ज्यादा है, किस तरीके से है। ए होगा, आप सही, बिल्कुल सही हो। सब 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 ए दे रहे आंसर, कुछ आप बिग 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 के होता है बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के तो क्या है कि आंखें नहीं खुला करती थी, क्योंकि उसके तो मतलब उनके तो मतलब पूरे में ही था। अब कई आते हैं पेशेंट, उनके कईयों में सिर्फ ओकुलर मायोसिन ग्रेविस रहता है, सिर्फ आंखें, आंखों में टोसिस रहता है, वो भी सीवियर टोसिस रहता है आंखों में। तो स्टेरॉइड वगैरह है और है, तो हाँ, और जो इसमें जो दवाइयां चलती है कार्बिडोपा जो भी, वो कर लेते हैं, इससे आराम आ जाता है। ठीक है, आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन होने लगे। चलिए, विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से सब कुछ हो जाता है एक्सेप्ट माइलोपैथी, ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी तो आपको विश्वास नहीं होगा, एक पेशेंट था, तो वो आंखों का ऑपरेशन करवाया उसने, आंखों का ऑपरेशन करवाया। आंखों के ऑपरेशन के बाद में बैठा, ये मतलब हमारे सामने की बात है, वो देखा उसने, तो देखते ही बोले आपको दिख रहा है क्या सामने क्या लिखा हुआ है? वो बोला हाँ मेरे को तो दिख रहा है। तो बोला मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? फिर डॉक्टर ने उसकी प्रॉपर वो क्या बोलते हैं हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री ली तो उसके टीबी हो रखा था, और टीबी हो रखा था तो उसमें एक दवाई चलती है इथाम्ब्यूटोल, और इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, प्रॉब्लम कर देती है। ठीक है, आइज में जो है ब्लरीनेस और ये सब हो जाता है, इथाम्ब्यूटोल टॉक्सिसिटी के नाम से अपन बात करते हैं। तो इथाम्ब्यूटोल की टॉक्सिसिटी हो गई थी। एक सेकंड, इथाम्ब्यूटोल की टॉक्सिसिटी हो गई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर वो दिखना हो गया, बंद हो गया। फिर हमने क्या है, जो है उसमें ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, एथाम्बुटोल टॉक्सिन ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती थी। फिर उसको विटामिन बी12 के इंजेक्शन चालू करवाए। ठीक है, आईएम जो आते हैं लाल वाले,
उसे ये मान के चलो 200, ये मान के चलो कि 2 महीने में लगभग कुछ दिन थे, 2 से 3 महीने में उसका वापस जो है नॉर्मल विजन आने लगे और बहुत अच्छा विजन आया। देखो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो विटामिन बी कैन गिव राइज टू, ये तो है ही, ये और ये है, तीनों होते हैं। मायोपैथी जो है ना ये नहीं होती। ठीक है, वहाँ बिल्कुल आइसोनिया विटामिन बी सिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका अपन डी कर देंगे। चलो एक्सेप्ट डी। Which one of the following is the most common location of hypertensive bleed in the brain? सबसे पहले ही बताया था मैंने, ये तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी का ही शायद पहला क्वेश्चन है। इसका तो बता दो आप आंसर, थोड़ा बड़ा कर दूं। इधर इधर दब दिख नहीं रहा, इधर से दब गया। आपको सिर्फ ब्रेन ही याद रख लो। हाइपरटेंसिव ब्लीड मैंने बताया था ना, बेसल गैंग्लिया होता है, बेसल गैंग्लिया में भी एक वो टर्म होता है, क्या बोलते हैं, फुटामुन। ठीक है, कोडेड न्यूक्लियस फुटामुन, ये सब होते हैं इंटरनल कैप्सूल की पार्ट है। पर मोटा मोटा मैंने बताया था, तो आंसर इसका जो है सही जाएगा बिल्कुल। अब देखो घूम के आ गए, इन्हीं को ही अपन रिपीट कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज तक यहीं फ्री करें आपको, बताइए। 423 हो गए। चलो ये और पढ़ लो। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ थायराइड कैंसर 70%, इन सब में 70% तो एक ही लेके चला जाता है। 425। अच्छा चलो ये कर लेते हैं, उसके बाद फ्री कर देंगे क्लास क्लास। वो 2-3 क्वेश्चन में जरूर आपको पक्का बताऊंगा। पेपिलरी पेपिलरी पेपिलरी, सीधा आंसर जा रहा है पेपिलरी। 70% तक पेपिलरी करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कुछ सूचना दे देता हूँ, अभी देखो 4 से 5 दिन थोड़ा गैप रहेगा। 4 से 5 दिन गैप करके वापस मेडिसिन को जो है, और इसमें कुछ खोजबीन चल रही है, और कवर करवा देंगे आपको मेडिसिन, और करवा और इसके अंदर जो है अपन को क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। लेकिन अभी 3 से 4 दिन जो है वो गैप रहेगा, है ना, मेरी क्लास का गैप रहेगा। फिर उसके बाद में फिर जो है मेडिसिन वापस अपन करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, आगे जो भी है वो सारे। ठीक है, ओके। अरे बहुत, मैं तो आप विश्वास नहीं करोगे, ईसीजी है और एक एक चीज जो है ना, जो जो हार्ट पे किस तरीके से हो रही है, वो सारी जो है थ्योरिकल करने का बड़ा वो पढ़ाने का करता है मन। लेकिन अभी क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बीच में टाइम निकाल दूंगा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सभी को। ओके, थैंक यू।